मुकदमा चलाया गया ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਰਾ ਨੇ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। कुछ समय बाद उन्होंने मंगा मनिया गई कि 7 अक्टूबर 1930 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਆਸਤ ਇਹੋ ਹੈ कि असूं दे जेड़े रस्ते दसे दे ने उनके पाछे पर चढ़िए और कोशिश करिए जो चाहते हैं वतन वास्ते, जिस कारण उन्हें जान दी, जो सोचते हैं कि मेरा देश किस तरह होना चाहिए, मेरे देश के लोग किस तरह के होने चाहिए। लेकिन मी अज बड़ी अफसोस भी होंदा आखदे होई कि लेकिन अस जित्थों चले उत्थे खलोते नहीं। वो कुर्बानियां ते रंग लियाइयां, लेकिन अज भी उहियो कोई भगत सिंह चाहिए जिहड़ा देश की गाइड करे, क्योंकि बड़े घट लोग ने मैं और मेरी दे चक्करें च पेदे ने। वो आखदे देश की क्या करना, देश जाए बाहर, लेकिन ऐसा नहीं है। देश सर्वोपरि है, सब तो पहले देश है। देश है तो आसा, अगर देश नहीं है तो साड़ी कोई शख्सियत नहीं है। तो मैं चाहनी हाँ कि हर एक इंसान जड़ा ना एक जड़ी मिसाल पेश करनी चाहिए। अगर अस लोग किसी पार्टी च, अगर अस लोग सोशल वर्कर हाँ, तो साड़ा एक मकसद होना चाहिए कि अस देश वास्ते करिए। हर बंदा अगर कोशिश करे कि इनकलाब आग जिहदे कन्नै कि अस लोग देश वास्ते कुछ करी सके, उनके पदचिन्ह पर चल गए, मिसाल पेश करके। मैं सामने राकेश जी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CPI ਨਾਲ बाबा साहब ने उसे किया। साथियों, भगत सिंह जी के बारे में विस्तार से चर्चा की है, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। इसमें दो राय नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया, आज की परिस्थितियों में हिस्ट्री से उनको निकाला जा रहा है। ये बड़ी एक सीरियस इशू है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मैं आज इस मंच से मेरे आए हुए साथियों से ये अपील करूँगा और बताना चाहूँगा कि आज हमारे मुल्क के अंदर दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। एक ताकत है जो कम्युनल एजेंडा पेश करके समाज को और पूरे हिंदुस्तान को लूटना चाहती है और राज करना चाहती है। दूसरी ताकत जो है वो सेकुलरिज्म वाले लोग हैं, जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर चलना चाहते हैं। एक वो ताकत है। मैं मानता हूँ इस वक्त मीडिया का जो कंट्रोल है ये कम्युनल फोर्सेस के साथ खड़ा है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमें फिर भी उनका मुकाबला करना है। और मैं अपील करूँगा आज इस मंच से उन ताकतों को जो सेकुलर फोर्सेस हैं कि हमें यूनाइट होकर, इकट्ठा होकर इन लोगों के खिलाफ एक सख्त जो है वो नज़रिया अडॉप्ट करना चाहिए और इन ताकतों के खिलाफ डट के लड़ना चाहिए। नागपुर के अंदर देखिए आप कितनी बड़ी मतलब एक कम्युनल टेंशन जो बनाई गई, वहाँ सारी मैनिपुलेशन है। और मैं ये समझता हूँ कि नागपुर एक पीस, एक शांतिपूर्ण एरिया था, लेकिन आज वहाँ भी ये चीज़ें हो गई। आज मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस पर हमें सीरियस होना है। आज लोगों का ध्यान है जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर, रोजगार का मसला है, रोजी रोटी का मसला है, शांति भाईचारे का मसला है, कामकाज नहीं है लोगों के पास, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन चीज़ों की तरफ से ध्यान हटाकर सरकार कम्युनल टेंशन जो एजेंडा अपना चला रही है, इसके खिलाफ हमें डट के लड़ना चाहिए। मैं सब आए हुए साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ सुखदेव भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमारे साथी हैं, हम भी यहाँ आते रहते हैं। मैं सबसे अपील करूँगा इन जो प्रोग्राम होते हैं इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और नई जनरेशन जो है, नई जनरेशन को हम अपनी हिस्ट्री जो है घरों में, स्कूलों में पढ़ाएं। आज़ादी के लिए खून दिया, उनको चुन चुन के हिस्ट्री से निकाला जा रहा है, बल्कि पूरी तारीख को पलटा जा रहा है और नई एजुकेशन पॉलिसी, हिस्ट्री नए से लिखी जा रही है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे में थैंक्स टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इन सब चीज़ों को बुलडोज कर रही है। अगर आपने देखा हो पिछले 3 दिनों से
भारत में जो उधम मचाया है ग्रॉक नामी टेक्नोलॉजी ने, अगर आप सब देखते हैं ग्रॉक GROK, ग्रॉक किस तरीके से जो है इनके तमाम चीजों को, इनके बनाए हुए नैरेटिव को ध्वस्त कर रही है। जो सवाल ग्रॉक क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने चैट GTP के बारे में सुना है, आपने डीप सीक के बारे में जो चाइना का क्रिएट किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में, इसी तरह जिमिनियाँ बहुत सारी हैं। और ग्रॉक ने पिछले 3 दिन से जब से मार्केट में आया है, लोग चुन चुन के जो अंधभक्ति में गर्क थे उनकी आंखें खोल, अगर वो खुद से न खोलना चाहें तो वो सवाल दूसरा है। मिसाल के तौर पर उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, भाई सावरकर का या RSS का क्या रोल था भारत की तहरीक आज़ादी में, वो डिटेल में बता रहा है। उन्होंने कहा इन्हें ऑर्गेनाइज ढंग से कोई रोल नहीं किया है। ग्रॉक ने लिखा है कि कितनी बार माफिया मांगी है, ग्रॉक ने यह लिखा है। फिर मुस्लिम के बारे में पूछते हैं ग्रॉक से, आपके पास है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, सवाल आप पूछिए कि मुस्लिम्स हैव प्लेड ए फार मोर बिगर रोल इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी सवाल, हालांकि कांग्रेस के बारे में ये कहते हैं कि सोनिया जी है वो बाल गर्ल थी, उसके बारे में, राहुल गांधी के बारे में वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के जवाब अब ग्रॉक जो है आसमान, क्योंकि जो लिटरेचर जब से भारत आज़ाद हुआ उससे पहले मौजूद है, उसी से चुन चुन के जो है वो ग्रॉक जवाब दे रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ सेंसर करने की कोशिश की ग्रॉक की टेक्नोलॉजी का, और हमने ये सुना है कि एलन मस्क ने इनको जो है वो कोर्ट में ले जाने की भी धमकी, बल्कि उसने केस भी फाइल कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जरूरत पड़ी है आज इनको पूरी तारीख को, और हमने जिस हिस्ट्री को पढ़ा है जो लेफ्टिस्ट हिस्ट्री है, जिस तरीके से समझा जाता है कि बड़ी आज़ाद ख्याल, और उसमें जो है किसी का जो है वो पक्ष नहीं लिया गया है और तारीख को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पेश किया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें जो है इस तरह की गलतफहमियां जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौरान फैलाई जाती हैं भारत की तहजीक आज़ादी में, या जो लोग जिन्होंने माफिया नहीं, जिन्होंने एक तरह से उन अंग्रेज़ों की गुलामी की और अंग्रेज़ों से स्कॉलरशिप और अंग्रेज़ों से वजीफ़ा लेकर जो है भारत के खिलाफ काम किया, उनके खिलाफ आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब, और कहाँ ये लोगों को जो है उनका मुंह बंद करेंगे। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तहरीक आज़ादी के जो सपूत हैं, जो मुजाहिदीन हैं जिन्होंने भारत को जो है अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद किया है, उनका खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह कि जिसके लिए उन्होंने जो गंगा जमनी तहजीब की के लिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद बना रहे, और आज देखिए इत्तेहाद को पारा पारा करके ये जो है 300 साल के 400 साल के मसले उधेड़ के जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और उस पर सियासी रोटियां सेकने के काम कर रहे हैं। हमें इसकी मजामत करनी चाहिए। भगत सिंह जो खुद कहते थे कि लेनिन मेरा लीडर है, आइडियोलॉग है, और जिनका तहकीक साइंसी सोच पे मुबनी था, उसको हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टियों ने इग्नोर किया, उसको अपना लीडर मानने से। उसकी क्या वजूहात हैं वो भी तहकीक तलब है। आज भगत सिंह को हिंदुस्तान में लेफ्ट से लेकर राइट तक सब लोग, चूँकि भगत सिंह की कुर्बानी जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ जज्बात के साथ जुड़ी हुई है, और उसका इस्तेसाल सब सियासी जमातें कर रही हैं। भगत सिंह के फ़ोटो को अगर आप देखेंगे वो RSS के ऑफिस में भी आपको मिलेगा, आप पार्टी के ऑफिस में भी मिलेगा। भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी है, भगत सिंह के इमोशंस पे सियासत की सारी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक, लेकिन अलमिया ये है कि हमारा जो लेफ्ट का जो आइडियोलॉग यहाँ जो था, जिस भगत सिंह को लेकर के हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ सकती थी, उस भगत सिंह के कुर्बानियों का, उनके लेखों का तहकीक कम्युनिस्ट पार्टियों ने नहीं किया। और ये 80 और 90 के दहाके में कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो है उसके घर जाकर के तलाशना शुरू कर दिया कि भगत सिंह बताओ कहाँ है। अदरवाइज हमारे यहाँ, और आज हम जय भीम का नारा भी लेफ्ट को लगाते देखते हैं, और भीमराव अंबेडकर ने लेफ्ट के बारे में कहा कि ये जो है ये ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट है, उनके लेख हैं। और उन्होंने कहा अगर आप मेहनत कश तबके को ढूंढना चाहते हैं तो वो यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और यहाँ के आदिवासी लोगों में बसे हुए हैं, और उनकी रहनुमाई जो है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनकी रहनुमाई, उनका वो जो है वो इमोशनली वो अटैच्ड है। भगत सिंह और ये जो 2 आइकन्स हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोगों की बड़ी संख्या के जज्बात जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन जज्बात का इस्तेसाल सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों को यहाँ कोई बाहर के लीडर को यहाँ को लाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ वो भगत सिंह के भरोसे हिंदुस्तान में इंकलाब बर्पा कर सकते थे। आज इस जमहूरी निज़ाम में गैर महफूज खुद को महसूस कर रहे हैं। क्या वजह है कि हमारी माताएं बहनें, हमारी लड़कियाँ जो है महफूज महसूस नहीं कर रही? क्या वजह है कि उनकी आधी संख्या होने के बावजूद भी वो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी किसी इंस्टीट्यूशन में पूरी नहीं है?
तो ये सवालात हैं जो हर एक के जहन को जोड़नी चाहिए। और इस दिन पे मुझे लगता है हम सब लोगों को घर में बैठ करके अपनी फैमिली के बीच में देखना चाहिए कि हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है अपने घर के सदस्यों की समझ को सही सिमत में बनाने के लिए। हम कितनी बातें अपने घर में बच्चों के साथ करते हैं भगत सिंह को लेकर के, कितनी बातें हम करते हैं हिंदुस्तान की सियासत, RSS, BJP और कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के, तभी हम बाहर जाकर के मोहल्ले आंगन या दूसरे हमसायों के साथ जो है इस विषय पे बात कर सकते हैं और तवक्का कर सकते हैं शायद आगे बदलेगा। नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां हिंदुस्तान के उन इदारों पे जिन्हें हम जमहूरी इदारे करते हैं, मैं समझता हूँ आज वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। आज जो दंगे कर रहे हैं हमने देखा उनमें जुडिशरी की भी सैंक्शन मिल रही है। आज मस्जिदों को के नीचे से जो है तवारी टटोलने की जो कोशिश हो रही है उसमें हमारी जुडिशरी भी शामिल है, उसमें हमारे इंस्टीट्यूशन शामिल है, उसमें हमारी पुलिस व्यवस्था शामिल है। आज जो लोग खुद को तरक्की पसंद कहते हैं वो अलग थलग पड़े हुए हैं और जो अक़लियतें हैं वो बेसहारा और बेबस है, उनको कोई राह नजर नहीं आ रही है, कोई रोशनी की किरण किसी जगह से नजर नहीं आ रही है जिसकी बुनियाद पर वो ये कहें कि हम इस देश में, इस मुल्क में आने वाले वक्त में हमारे बच्चे महफूज होंगे। एक लम्हा फिक्रिया है। मुझे लगता है हम सब लोगों को, मैं एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमें इन चीज़ों को टटोलना चाहिए। जो हमारी तंजीमें हैं हमें इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है। जो सियासतदान हमने इस जमहूरियत में पार्लियामेंट में भेजे हैं आज तक, वो सारे डकैत, वो चोर, उनके पैसे, उन्होंने दौलत मुल्क की यहाँ अब ये जो मुगल हैं उन्होंने हिंदुस्तान की दौलत हिंदुस्तान से लूट कर बाहर के देश में नहीं ले गए, अंग्रेज ले गए। और अगर उनके बाद कोई हमारे देश की दौलत जो है हिंदुस्तान से लूट करके बाहर के देशों में ले गए हैं, वो आज के हमारे हुक्मरान हैं। पिछले 75 साल से वो हमारे देश की दौलत जो है लूट कर बाहर के स्विस बैंकों में रख रहे हैं। उनसे सवाल पूछने की जरूरत है। हिंदुस्तान की आज़ादी में किनका हिस्सा था? जो हिंदुस्तानी थे, ना के फरका परस्ते थे। एक तरफ हिंदुस्तान को आज़ाद की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक दूसरी तरफ एक संगठन था जिसको आज RSS कहते हैं, वो पैदा हो गया था। उनकी सोच क्या थी और हिंदुस्तानियों की सोच की थी, वो सोचा उस वक्त में टकरा रही थी। आज वो क्या हो रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, वो सोच उनकी ऊपर जा रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमें सोचना है तो आज वो अपना कल्चर बचाइए, विचार कीजिए कि हिंदुस्तानी आज कहाँ जा रहा है। मैं क्या कहता हूँ इसके आगे नहीं करूँगा। यहाँ पे तुलसी भी हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। मुझे तो यही अफसोस है कि हम किन चक्रों में पड़ गए। हमने तरक्की के लिए सोच रहा था, तमीर के लिए सोच रहा था, भूखमरी के लिए सोच रहा था, बेरोजगारी के सोच रहा था, तो हम कब्रिस्तान और शमशान घाटों के चक्कर में पड़े हैं। ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसको हम लाए हैं, जिसने पहला भाषण दिया था कि हमें अगर कब्रिस्तानों की ज़रूरत है तो शमशान घाटों का भी ज़रूरत है। ये वही प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहता है कब्रिस्तान बने और शमशान घाट बने और हिंदुस्तान पैदा न हो। तरक्की के लिए नहीं सोचे। आज सोचने की ज़रूरत है मेरे साथियों। भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बीमारी है और सारा हिंदुस्तान नशों की लपेट में है। किसी ने सोचा आज क्या ज़रूरत है इनको? यह सोचते कि हिंदुस्तान का जो जवान है वो किधर जा रहा है, नशों की लपेट में जा रहा है। कहाँ से वो नशे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन ला रहा है और क्यों ला रहा है? ये पूंजीपति ला रहे हैं। आज अगर लड़ाई है और गरीब और अमीर की है, अच्छे और बुराई की है, आज हमने तो सोचना है कि अच्छाई की तरफ चलना है, गरीबी को ऊपर उठाना है। कभी हम कॉकरोच के साथ समझौता करते हैं, कभी हम चूहे के साथ समझौता कर लेते हैं, कभी हम बोलते हैं चूहा खराब है, अब कॉकरोच के साथ ही करो, आज खरगोश के साथ करो। भगत सिंह जी ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ अच्छा काम कर रहे हैं? आज हमें एक दूसरे की यहाँ पे तनकीद नहीं करनी है, एक मुहासबा हमने करना है कि हमने अपने घर से शुरू करना है। जब हम अपने परिवार से शुरू करेंगे तभी ये हमारी तंजीम, अगर आज थोड़े से बंदे हैं कल यही दुगने हो जाएंगे अगर हम अपने परिवार से शुरू करेंगे। हमारी जो सोच है, हमारे जो कदम है, नक्शे कदम है,
वो भगत सिंह जी के नक्शे कदमों के साथ चलते हैं। और हम आज उन्हीं की याद में यहाँ पे आए हैं और एक दूसरे के साथ ये साझा करने आए हैं कि भगत सिंह जी की सोच क्या थी और उनका इरादा क्या था और आज हो क्या रहा है। आज आप कहते हैं कि बीजेपी या आरएसएस, जब हम वोट डालने जाते हैं वहां पे जात पात का मसला आता है। वहां पे ये नहीं होता है कि हमने सोशलिज्म को देखना है, वहां हम कम्युनिज्म को देखते हैं। ये अफसोस की बात है, आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता अगर हम भगत सिंह जी के नक्शे कदमों पे चले होते। आज हम कहते हैं लेफ्ट खत्म हो गई। लेफ्ट खत्म इन्हीं चीजों से हुई कि जब हम एक दूसरे की तनकीद करते हैं। अगर हम तनकीद के बदले एक दूसरे को हौसला दे तो लेफ्ट फिर से उभरेगी। और ये जो भगत सिंह का इरादा है ये कभी पस्त नहीं होगा। ये आगे ये कारवां बढ़ता रहेगा, चाहे कितने भी तूफान आए, ये कारवां रुकेगा नहीं। जितनी तकरीरें मैंने सुनी, मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं कि ये शहीद किसको कहते हैं, ये ईमानदार किसको कहते हैं, और किसने शहीद कहा, किसने ईमानदार कहा, किसने कहा कि वो मरा बंदा या वो शहीद हुआ। शहीद होने के भी कुछ पैरामीटर, कुछ लोगों को जो है शहीद कहते हैं और कुछ लोगों को कहते हैं कि जुल्म सितम का निशाना था, दंगों में मारे। और सवाल ये है कि भगत सिंह क्या, भगत सिंह जो है उसका एक नाम होना चाहिए। या तो हम कहें कि वो शहीद है, शहीद है तो किसके लिए उसने कहा, क्या जमीन के लिए लड़ने वाले को और मर जाने कौन शहीद है? जो खानदान के लिए लड़े क्या वो शहीद है? हाँ, बहुत आला और अरफा काम के लिए कोई अगर कुर्बानी दी तो उससे हम शहीद। अब यहाँ पे जितने स्पीकर बोले, पता नहीं मुझे आज अजीब सा महसूस हुआ कि उन्होंने किसी ने भी कहा कि शहीद भगत सिंह की वो क्या कारनामे हैं, किस वजह से उसने अपनी जान दी, जिसकी वजह से उसने नंबर एक। दूसरा ये कि शहीद जो है हम कहते हैं कि वो मरता नहीं, ये आम है, सभी जितने भी धार्मिक लोग हैं वो कहते हैं शहीद जिंदा रहता है। तो शहीद का नाम मरणदिन मनाया जाता है ना जन्मदिन। तो आपको ये भी फैसला करना पड़ेगा कि भगत सिंह जिंदा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ये अभी तक किसी ने नहीं कहा और बहुत से अरसे से हम ये सुन रहे हैं। तो शहीद भगत सिंह जो है वो खुद कहे, उसने एक किताब लिखी है, किताब चाहे छोटा किताब चाहे आपने पढ़ा होगा, शायद आपकी नजरों से ना गुजरा होगा। तो उसका उन्वान है व्हाई आई मैन अ थीस्ट, मैं क्यों ला मजहब आदमी हूं। अब हम भगत सिंह को किसी मजहब के साथ जोड़ें, हम उसकी तो हम अगर भगत सिंह को ये कहें कि वो वतन परस्त था, कि उसकी तौहीन, उसने अगर जमीन के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए अगर उसने कुर्बानी दी है तो मेरी नजर में वो शहीद आजम नहीं हो सकती। वो इनसे, अगर हम ये कहें कि वो इन चीजों से बालातर था, उसने इंसानियत के लिए शहीद कुर्बानी दी है, इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है तो शहीद। हम कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो दूसरे के घर में पैदा हो। तारीख में उन लोगों का नाम लिखा जाता है जिन्होंने कुछ कुर्बानियां दी होती हैं। तलवे चाटने वालों की इज्जत नहीं होती, जो कुछ करते हैं उनका नाम ही रोशन होता है। बेशक वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका नाम वो जिंदा है।
क्योंकि उन्होंने इस मुल्क के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और आप देख लीजिए यहाँ जिन लोगों को हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाते हैं, चाहे वो यहाँ असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, आप देख लीजिए वहाँ क्या होता है। हम उनको इसलिए देते हैं कि वो लोगों के काम के लिए, भलाई के काम के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करें, लेकिन वहाँ देख लीजिए वहाँ सिर्फ जात पात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत की जाती है। मैं कहता हूँ ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में, मैं कश्मीर और कन्याकुमारी तक की बात नहीं कर रहा, पूरे बाहर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज देखो कि लोगों के साथ इतने जुर्म हो रहे हैं। ये मत सोचो कि सरकार हमारी है, ये कारपोरेटर सरकार है, कारपोरेटरों की सरकार है, और उनके सेवक जो है, उनके चौकीदार जो है, उनकी वो सेवा कर रहे हैं। हमारी कोई सेवा, लोगों की कोई सेवा नहीं कर रही। हिंदुस्तान वालों, जो समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। दुनिया की दास्तान में तुम्हारी दास्तान तक ना होगी। उनका मतलब ये था, वो बाएं से आए, हमको आपस में लड़ाया। उस वक्त भी 360 से ज्यादा राजवाड़े थे, इनको लड़ाते गए, हमको गुलाम करते। अरे भाई, गुलाम और नौकर में बड़ा फर्क होता है। नौकर तनख्वाह लेता है, नौकर का टाइम होता है किसको दूसरे छुट्टी रहती है। गुलाम तो 24 घंटे का गुलाम भी है। कांग्रेस भी आ जाएगी तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला। ये दोनों धड़े एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम इस पूरी जो रिडल है या जो पजल है, इसको एक ही तरीके से तोड़ सकते हैं। हमें किसी भी विचारधारा के साथ इंक्लाइन नहीं होना, हमें सिर्फ साइंटिफिक रहना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में ये है कि जिसकी विचारधारा की पार्टी पावर में आती है, हम सब अपना जो सोच है, अपना रैशनल है, उसको भुला के उसको बकरी की तरह फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। याद रखिएगा, सियासतदान का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। उसी तरीके से अगर इस तबके से, इस चीज से बाहर निकलना है, हमारी भी दो ही कौमी होनी चाहिए, या अमीर या गरीब, ना मैं सिख, ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान, या मैं इंसान या मैं पूंजीवादी। हमें बार बार इसी चीज में भटकाया जाएगा। किस तरह चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरह बढ़ती जा रही है। इसी तरह मौजूदा हालात को देखते हुए किसी मार्केट में चले जाओ, अपनी मर्जी से सुबह से शाम तक कितनी बार रेट बदलता है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर कोई असर दिखाई नहीं देता। तो ऐसे हालात में हम ये समझते हैं कि मोदी सरकार गठले में कहना चाहिए, एक तो बेईमान सरकार, इनका फलसफा ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को कमजोर किया जाए, जैनी कमजोर किया जाए। जैनी कमजोर करने के लिए इनसे तो माली हालत को कमजोर किया जाए। माली हालत कमजोर होगी तो इनकी फिजिकल ताकत भी कमजोर जाएगी, दिमागी ताकत भी कमजोर होगी। इनका एक ही प्रयास है, जनता को कैसे ठीक किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, ताकि ये लोग एजुकेशन न कर पाए, हम राज करते रहे, लोग हमें सुनते रहे, हम लूटते रहे, ये लूटे करते रहे। पूछते हैं ये किसका रहू या कौन मरा, या रहबरे वतन या कौन बता, नशे तो मरा आंखें तो उठा। कुछ हम भी सुने, हमको भी सुना, जो तो के गुलामी सह न सके, क्या वो शाही गुंडे थे, जो बारे गुलामी सह न सके, क्या वो शाही गुंडे थे। जनता का लहू फौजों से मिला, फौजों को फौजों का लहू जनता से मिला, क्या रहबरे वतन का कौम बता, ये नशे तो मुला आंखें तो उठा। ये मुस्लिम जेड़े ने ये एक्सट्रीमिस्ट ने, फलाने ने, उग्रवादी, उन्होंने जाके पूछो कि जड़ा इंडिया गेट है, इंडिया गेट के ऊपर 2.25 लाख लोगों के नाम ने जिन्होंने भारत की आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी, चाहे वो गिरफ्तार होए, चाहे उन्होंने काले पानी दी सजावां कढ़ियां,
उन्होंने सारे तो मजाकी नंबर जरा पहला वो मुस्लिम दल है।